अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ले आया हूँ भाई जी आपकी उर्दू की नेशनल बुक फाउंडेशन की, आप देख सकते हैं बुक। और अभी करने जा रहे हैं इसका पूरा मुआयना, और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह बताए जा रहे हैं सारे। तो चलिए इसको खोल लेते हैं, मेहरबानी करके। आप ये देख सकते हैं, तो ये आप इसको देख सकते हैं, ये बुक है हमारे पास उर्दू की। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे अभी धूप भी पड़ी है, लाइट का यहाँ पे बहुत रोल है, तो अभी क्या करूँ। यहाँ पे आई थिंक सो क्लियर नज़र आ रही है ये उर्दू। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाली आपकी जो लड़के पूछ रहे थे कि जी कौन सा एडिशन आएगा, तो ये आपका ये वाला एडिशन है, ये टेस्ट एडिशन इस पे लिखा होगा। ये वाली बुक है फेडरल बोर्ड की, तो इससे आपका इस बार पेपर आएगा। ये इस पे ये भी लिखा होगा 2006 का निसाब और 2021 वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हम अपनी बुक पे आ गए हैं। यहाँ पे ये देखें, पहला चैप्टर है सीरत सरवल आलम का। तो इसमें से पैराग्राफ्स में अभी आपको मॉडल पेपर अगली वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें ले जाऊंगा, तो उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आएंगे। तो ये पैराग्राफ इस तरह इसमें से एक आपके पास आएगा, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ के लिए भी चैप्टर है। तो क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे है, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कोई भी पैराग्राफ आ जाए उसके अंदर आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। मैंने आपको आंसर निकालना सिखाया हुआ है। अगर आपने मेरी उर्दू की गेस्ट पेपर वाली पहली वीडियो नहीं देखी, जिसमें मैंने एक उर्दू का जो फेडरल बोर्ड का तीसरा मॉडल पेपर है उसको सॉल्व करके दिखाया है, तो ये सारा यहाँ से कोई भी पैराग्राफ आ जाएगा तो पैराग्राफ के अंदर ही उसके आंसर होंगे। तो अभी भी लाइट नहीं है, तो मैंने सोचा चले बुक से ही आपको बता दूँ। और ये कोई गधा नीचे शोर कर रहा है, तो यहाँ पे आसपास लोगों को कोई तमीज़ भी नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं कहा था आपको, ये बता रहा था कि इस पर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक तो कोई तमीज़ नहीं है लोगों में, वीडियो भी सारी ख़राब करा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसका सारे का सारा आपने क्या काम करना है, इनके जो क्वेश्चंस के आंसर हैं, इखलाक का दकीक नुक्ता क्या है, सिर्फ इनको ये देख लेना है कि इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक बनता है। क्वेश्चन आंसर आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये क्वेश्चन आंसर आपने सिर्फ देख लेने। मैं भी मॉडल पेपर आपको और इसके आंसर्स भी दिखाऊँगा। मॉडल पेपर भी मैं ले आया हूँ, आज आपके लिए स्पेशल लेके आया हूँ, तो आपको दिखाऊँगा, टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पे आपने ये अल्फाज मानी को छोड़ देना है, इनमें से मोटे मोटे देख लें, क्योंकि अगर पैराग्राफ में से वो अल्फाज के मानी पूछे तो। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमारे आती है कि ये ग्रामर की मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। तो ये सारी ग्रामर के जो जवाबात हैं आपकी बुक में भी लिखे हैं, सारी ग्रामर आपकी बुक से आएगी। कहीं किसी आपको उर्दू ग्रामर की बुकें याद करने की ज़रूरत नहीं है। MCQs आपको बीच में से यहाँ से बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए पूरे के पूरे 10 चैप्टर्स के या जितने भी आपके नज़में गज़लें सारे मिक्स MCQs लेके आऊँगा और आपको सॉल्व करके प्रॉपर समझाऊँगा। सिर्फ आप एक बार वीडियो देख लें, सुबह जाके पेपर दे देंगे, आपको कोई मसला नहीं होगा। तो ये आपने ये किस चीज़ की, रुदात की डेफिनेशन है। ये रुदात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगले चैप्टर में वो जो ग्रामर की मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें कि ये इंपॉर्टेंट है। बाकी कौमी इत्तेफाक वाले चैप्टर में आए तो ये चैप्टर भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इससे सवाल का जवाब आए, सवाल का जवाब ऊपर पैराग्राफ में होगा, इसलिए आपको सवाल के जवाब में, इस सवाल जवाबों में तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा जो सवाल के जवाबात अगर ऊपर दिए हों ऊपर से देख के ना लिख सकता हो। तो ये तो फिर आपने एक लाइन में जवाब भी नहीं लिखना, आपने थोड़ा जवाब को लंबा चौड़ा करके लिखना है। उसके बाद ये भी आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको देख लेना है, ये सारी करनी है। बुक की एक्सरसाइज आपने नहीं छोड़नी। क्वेश्चन आंसर सिर्फ आपने एक बार नज़र देखने हैं, याद नहीं करने, क्योंकि आपको ऊपर पैराग्राफ दिया होगा उसी में से आपने आंसर देने हैं। उसके बाद ये आपने सारी दुरुस्त जवाब ये हल कर लेने हैं, आपके हुए होंगे। अब मेरी तो ये छोटे भाई की बुक है और ये बिल्कुल न्यू बुक है, तो इस वजह से यहाँ पे इस पर कुछ नहीं हल हुआ हुआ। बाकी ये वाले ये यहाँ से भी आपके MCQs आ सकते हैं। तो ये बने बनाए ग्रामर के MCQs हैं, और ये सर सैयद ने आलमी जारा किया। और उसके बाद ये सरगर्मी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि कल यहाँ से आपकी ग्रामर आने वाली है। यहाँ पे ये मरकब नाकस, मरकब ताम, ये पेज नंबर 15 पे आपको मिल जाएगा। जो वीडियो बनाई थी मैंने, कौन कौन सी ग्रामर आ रही है वो देख लें, और वो एक पेज पे लिख लें, और नीचे इनके आंसर लिख के इसकी प्रैक्टिस करें। ये मरकब नाकस और कलाम वगैरह की डेफिनेशन इस पेज पे। बाकी आगे आएँ तो गालिब का अछूतापन है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट सा चैप्टर लगता है मुझे। इससे आपको कोई पैराग्राफ वगैरह आ सकता है, तो कोई भी पैराग्राफ आ जाए तो उससे क्वेश्चन निकालना कोई मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए। बाकी ये इसके भी मुख्तसर जवाबात हैं, इनको आप अंदर पीछे ढूंढ लें किधर इसका जवाब बनता है, बस इतना काफ़ी है। उसके बाद ये मानी लिखें, थोड़े मुश्किल अल्फाज के मानी देखने हैं तो देख लें, इतना कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी आपने ये जो जुमलों में इस्तेमाल करें और इसको भी छोड़ दें। तो ये जुमलों की जो वज़ाहत करें, ये वज़ाहत आपने लाजमी कर लें।
ये ग्रामर में आ सकता है। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया कि जैसा कि आप जानते हैं मुरक्कब ताम, ये मुरक्कब ताम की आपको डेफिनेशन पेज नंबर किस पे मिल रही है, 19 के बिल्कुल एंड पे। आगे चलें तो यहाँ पे हमें ये सरगर्मी मिलती है। सरगर्मी आपने लाजमी देखनी है, इसमें मजमून की डेफिनेशन है जो कि एक नहायत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कल ये आ सकती है। बाकी चौथे चैप्टर पे आएँ तो ये शायरों की बातों वाला चैप्टर है। तो यहाँ पे आपको अभी नज़्मों गज़लों का आगे चल के बताता हूँ। तो इसमें भी आपको ये जो दुरुस्त जवाब वगैरह हैं ये आपने देखने हैं, लाजमी एक्सरसाइज नहीं छोड़नी। अगर आप चाहते हैं मैं आपको हल करा दूँ तो करा देता हूँ, मॉडल पेपर से करा दूँगा आपको, तो आपके क्लियर हो जाएगा। ये आपने एक्सरसाइज तकरीबन की होगी या पीछे से देख के कर लें। उसके बाद आपने ये इंपॉर्टेंट चीज़ है मुरक्कब ताम, मुरक्कब ताम के बारे में जो भी आप जानते हैं ये सारा यहाँ से ये डेफिनेशन देखनी है। उसके बाद जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया, ये आपको दो नज़र आ रहे हैं, ये जुमला खबरिया और इंशाइया को भी देख लेना है। उसके बाद तौबतुन नसूह वाला चैप्टर आता है। तौबतुन नसूह वाला चैप्टर में अगर हम आएँ तो यहाँ पे ये भी चैप्टर थोड़ा मुकालमा टाइप है, तो इससे पैराग्राफ आपको नहीं आ सकता, मुझे नहीं लगता कि इससे पैराग्राफ आएगा आपको। तो शायद ये वाला कॉन्टेक्स्ट ये जो बेटे ने लिखा हुआ है बड़ा सा, ये इम्पोर्टेंट है, बाकी लाइन लाइन की चीज़ें नहीं आ सकती। तो मुझे मुश्किल लगता है ये चैप्टर पैराग्राफ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पैराग्राफ के लिए आपका सबसे पहला चैप्टर और गालिब का अछूतापन, मैं आपको एक मिनट आखिर में खोल के बता दूंगा। उसके बाद जेवर का डब्बा, ये जो है पैराग्राफ के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आपने पढ़ लेना है, बिल्कुल आसान चैप्टर है। तो इससे आपको कोई ना कोई पैराग्राफ, क्योंकि इसमें ये पैराग्राफ्स बने हुए हैं तो कोई ना कोई पैराग्राफ आ सकते हैं। बाकी मैं आगे चलता हूँ तो आगे हम आ जाते हैं जेवर के डब्बे की इस क्वेश्चन आंसर पे। तो क्वेश्चन आंसर इसके आपने सिर्फ देख लेने हैं, बाकी ये आपने इसका ऑब्जेक्टिव सारा करना है। उसके बाद आएँ तो हम जुमला खबरिया की जो दो किस्में इधर आ गई हैं, पेज नंबर है 41, और जुमला खबरिया की जुमला फ़ेलिया और जुमला इस्मिया, इसको लाजमी कर लेना है और इनको जुमलों में इस्तेमाल करके ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आगे मॉडल पेपर में। चैप्टर आरामा सुकून है, ये भी इससे पैराग्राफ नहीं आ सकता। तो आरामा सुकून की बिल्कुल ये मुकालमा है, बिल्कुल कहानी है, आपको याद हो जानी चाहिए। तो इससे भी आपने इसके क्वेश्चन आंसर की एक नज़र डाल लेनी है। इतने क्वेश्चन आंसर हैं तो इनको एक नज़र देख लेना है बस। बाकी इसकी ये दुरुस्त जवाब के निशानदेही ये सारे आपने करने हैं। और उसके बाद दोबारा आएँ तो यहाँ पे आपको ग्रामर मिलेगी मसंद और मसंद अलैह, पेज नंबर है जी 49, और ये आपके पास आ गया, ये आपने देखनी है। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ज़्यादा पेपर ग्रामर पे हो गया। उसके बाद नई हमसाई है, ये मुकालमा है, यहाँ से पैराग्राफ नहीं आ सकता। आगे चलते हैं। नई हमसाई आपने पढ़ा होगा, मैंने तो बच्चों को पढ़ाया था, अपने जो स्कूल के बच्चे हैं, तो काफ़ी हमने एंजॉय किया था। तो यहाँ पे मुख्तसर सवाल जवाब आ जाते हैं और ये जुमलों में इस्तेमाल करें, इनको छोड़ दें। और आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये जवाबात की निशानदेही करें। पेज नंबर कौन सा आ गया जी 58 पे ये करनी है। और उसके बाद ये रोज़मर्रा आप देख सकते हैं, रोज़मर्रा की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने देख लेनी है। अगर मैंने उस वीडियो में नहीं भी बताई तो इसको देख लेना है। बाकी आगे चलते हैं हम तो यहाँ पे ड्रामा निगारी की भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये इसकी पूरी डेफिनेशन बॉक्स में लिखी है, तो इसको आपने स्किप नहीं करना। ड्रामा निगारी की भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नई और पुरानी तहज़ीब से कोई पैराग्राफ आ तो सकता है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर वैसे नहीं है ये। आगे चलते हैं इसमें तो यहाँ पे सिंपली आपने इसके सवाल जवाब देख लेने हैं और इसमें से आपने जुमलों में इस्तेमाल कर लें और इसको छोड़ दें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। समाज उसके बाद आता है, इसको भी रहने दें, पैराग्राफ मुश्किल ही है इससे कोई आए तो। बाकी आ भी जाए तो क्या है, क्वेश्चन आंसर ही करके निकालने हैं, ऊपर लिखे होंगे, कोई इतना इट्स नॉट अ बिग डील। तो यहाँ पे आपने इसके सही जवाब कर लेने हैं और बाकी सियाक़ो सवाब फजूल चीज़ों को छोड़ दें। पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, उससे अलहदा पेपर नहीं आएगा। वो पेपर पैटर्न वाली वीडियो देख लें जिसमें मैंने फेडरल बोर्ड का वो गेस्ट डिस्कस किया है, तो वो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ग्रामर वाली भी कर चुका हूँ, ये भी करूँगा। और इसके बाद मॉडल पेपर वाली बहुत इंपॉर्टेंट MCQs वाली वीडियोज़ आने वाली हैं और क्वेश्चन आंसर वाली, कि पैराग्राफ से क्वेश्चन मज़ीद किस तरह ढूंढने हैं, कौन कौन से पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ बताऊँगा उसमें। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे क्या है कि इस्तारा बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर कौन सा, पेज नंबर 68। तो इसकी आपने ये अरकान इस्तारा भी करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आता है। उसके बाद कारोबार बिकाऊ है, ये भी चैप्टर इतना कोई ख़ास नहीं है, इसमें आपसे कोई पैराग्राफ नहीं पूछ सकता। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर पूछे तो आपने अंदर से देख के बता देने हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दुरुस्त जवाब की निशानदेही तो आपने लाजमी करनी है।
और नीचे आएँ तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रामर का आता है कि ये ज़ूमानी अल्फाज, ये मैंने आपको दिन को बताए थे, ज़ूमानी अल्फाज इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर है जी 73 और ज़ूमानी अल्फाज। उसके बाद यहाँ पे ये तंज़ और मज़ाक की भी दरमियान में डिफरेंस है, ये मेरे से स्किप हो गई होगी, तो इसको भी आपने एक नज़र देख लेना है। इनके दरमियान में डिफरेंस आ सकता है तंज़ और मज़ाक के, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद खतूत बदनामे मदीर है, ये इससे एक पैराग्राफ आ सकता है आपको, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ के लिए चैप्टर है। तो इसकी हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे खतूत के ये क्वेश्चन आंसर हैं, और आगे क्या इधर आता है जी, ख़त लिखना, यहाँ से इसको छोड़ दें सारे को। इसके बाद ये फ़ीचर आ सकता है, आपसे फ़ीचर के बारे में डेफिनेशन पूछ सकता है, और उसके बाद ये बस इसको देख लेना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये फ़ीचर वगैरह भी। ज़राए अबलाग वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है थोड़ा पैराग्राफ के लिए। और इसके इस पे आते हैं तो यहाँ पे हमें सवाल जवाब मिलते हैं जी। यहाँ पे हमें सरगर्मी में भी कोई ख़ास चीज़ नहीं मिलती, तो इसके सवाल जवाब देखते हैं। अभी हमारा ऐसा नज़म शुरू हुआ है, इससे पहले हम एक बार बुक के वापस पहले पेज पे जाते हैं और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट हमारे पास चैप्टर हैं। तो ये फ़हरिस्त आ गई है, फ़हरिस्त में आपने पहला चैप्टर कर लेना है। उसके बाद तीसरा गालिब का अछूतापन करना है, शायरों की बातें इसको रहने दें, तौबा तो नसू को छोड़ दें, ज़ेवर का डब्बा इंपॉर्टेंट है, नई हमसाई इंपॉर्टेंट है, और बस बाकी ज़राए अबलाग वाला भी कर लें। और खतूत बनामे मदीर, सीरत सरवर आलम, गालिब का अछूतापन। उसके बाद जी हमारे पास ज़ेवर का डब्बा है और नई हमसाई, ये वाला कर लें। ये उसके लिए आगे नज़म पे आते हैं तो हिस्सा नज़म गज़ल में मुझे तो भाई कोई मसला नहीं होता था, शायरी का हमें वैसे भी शौक़ था। तो रब्बे कायनात में इसमें से निकाल लेते हैं जी इम्पोर्टेंट शेर कौन से हैं। एक बात आपको बता दूं कि जिसमें आपको ये हाली जिस तरह लिखा है, आखिरी शेर आपके पास बहुत मुश्किल है कि आए। पहला और आखिरी शेर जो होता है वो ये इसलिए नहीं देते क्योंकि इनको पता होता है कि आपने जब शायर का नाम लिखना है और नज़म का नाम तशरीह करते हुए आपने सबसे पहले रब्बे कायनात पे नज़म का नाम लिखना है, फिर नीचे शायर का नाम, फिर तशरीह शुरू करनी है। और अगर दो शेर हैं तो दोनों शेरों की अलग अलग तशरीह करनी है। तो यहाँ पे मैं जो आपको शेर बताने जा रहा हूँ कि है आरफ़ों को हैरत और मुनकरों को सकता, ये वाला शेर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गो हुक्म तेरे टालते रहे, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। फंदे वाला भी इम्पोर्टेंट है। और उनकी नज़रों में जचती ये आपने रब्बे कायनात ये वाली नज़म बिल्कुल नहीं छोड़नी। इसके तकरीबन पहले और आखिरी शेर के अलावा दरमियान वाले जो कोर वाले शेर हैं सारे इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके आगे इधर आते हैं सवाल जवाब पे, तो इनको आरफ़ों को ये वाले आपने सवाल जवाब देख लेने हैं। बाकी मॉडल पेपर से आपको दिखाऊंगा तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको जो ग्रामर मिलती है मिसरा के लघवी मैनी वगैरह वगैरह आपने देने हैं, ये ग्रामर का आपने देख लेना है। बाकी इसकी एक्सरसाइज़ है, ये एक्सरसाइज़ भी आपने देख लेनी है। और अशार की तशरीह ये वाले अशार दे वो वही हैं, आरफ़ों को हैरत और उनकी ये वाले इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे सरगर्मी में काफ़िया वाली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। हमद और नात में से कोई एक आएगी, तो इसमें से तो एक आएगी आपके पास नज़म में, या हम में से आएगी या नात में, तो इन दोनों को नहीं छोड़नी। तो यहाँ पे इसमें से मैं आपको बताऊँ कि तुम ही बेकसों के शकी, कोई दूसरे वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको देख लीजिएगा। वैसे पहले को छोड़ दें। और उसके बाद तीसरे वाले को मेरे हाल पर रहम करो अर्ज़ सुन लो, ये वाला है। और उसके बाद मुझे दर बदर फिराएगा पर ये राह ना आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और ये वाला ना ज़मीन सुने, इसकी बात कोई भी नहीं सुनता, ना फलक सुने, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और आखिर वाला नहीं आ सकता, उसमें आपको शायर का नाम पता चल जाएगा, तो इसलिए वो नहीं आ सकता। तो ये ज़मीन सुने और ये वाला फ़लक बशर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है कल आ सकता है। और बाकी मेरे हाल पर रहम करो, और ये भी आपने हम दो नात तकरीबन यार कर लो। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ें ही आपने शेर में करनी है। तशरीह में कौन सी आपके लिए कोई बड़ी मुश्किल बात है। तो बाकी ये रदीफ़ आ गई, रदीफ़ की इम्पोर्टेंट ये आपने सारी करनी है। और ग्रामर है। और उसके बाद ये सारा आपने MCQ स्टफ़ कर लेना है। और बाकी यहाँ पे शेर, ये शेर का जो लघवी मैनी इस्तलाही मैनी ये ग्रामर है, सरगर्मी ये आपने पेज नंबर 87 वाली कर लेनी है। बाकी एक मिनट पीछे चलें तो इसके इम्पोर्टेंट शेर ये एक इन्होंने लिखा है, तो वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुराद गरीबों की बर लाने वाला, तो इसमें से भी आ सकती है। ये अल्ताफ़ हुसैन अली की गज़ल है,
तो वो आई थिंक सॉरी नात है। तो इसमें से भी आ सकता है। ये जो ऐसे लॉज दे रहे हैं कि बुक से आउट आएगा, तो ये बुक से आउट ये जो आपको लिख के दी हुई है, तो इसमें से भी आ सकता है। ये एक अल्ताफ़ हुसैन अली की है और एक माहिर अल कादरी की ये नज़म सॉरी नात लिखी हुई है, तो इसको भी देख लीजिएगा, तो इसको स्किप मत कीजिएगा। तो एक आपकी बुक से आएगी, एक आउट ऑफ बुक होगी, तो खैर है, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने जो बुक से आई है वो करें। बरसात की बारों में से मैं क्या बताऊँ आपको, ये इसमें से जो भी आ जाए, कोई भी शेर आ जाए, तो आप बरसात के बारे में तारीफ़ें करना शुरू कर दें, और ये तो आप लिख ही सकते होंगे बरसात के बारे में। सिर्फ आपने नज़म का नाम बरसात की बारें और शायर का नाम नज़ीर अकबर आबादी याद रखना है। बाकी बरसात की बारों में तो आपको मैं क्या कहूँ, ये तो आप इतने समझदार हैं कि बरसात के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं कि तीतर नाच रहे थे, ये सारे खुश थे, दरख्त खुश थे, सारे बंदे ही खुश थे। उसके बाद शायर ने बरसात में कौन कौन से मंज़र बयान किए हैं, तो एक तो ये इतना शोर आ रहा है यहाँ से, अभी हर किसी को इसी टाइम याद आ गया है काम, तो यहाँ पे आप ये MCQs कर सकते हैं। और उसके बाद ये एक नज़म इन्होंने दी हुई है बेनज़ीर शाह की, तो इसको छोड़ दें यार, फ़जूल अभी फ़िलहाल चीज़ों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये दुआ है, ये अल्लामा इकबाल की आई थिंक सो है, तो ये इम्पोर्टेंट है यार, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें से इसका जो शेर है कि यहाँ पे इसके इसके तकरीबन पहला शेर छोड़ दें, और उसके बाद ये मेरा नशेमन वाला शेर इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद आतिश अल्लाह हू वाला इम्पोर्टेंट है। तो ये थोड़ी टेक्निकल गज़ल है, अगर आपको इसको समझेंगे नहीं तो आप इसमें आराम से, सॉरी नज़म है, तो इसको आप आसानी से लिख नहीं सकेंगे। ये शराब कोहन वाली भी इम्पोर्टेंट है, और ये आखिरी दो को छोड़ दें, ये तेरी खुदाई वाला भी देख लेना, आखिरी वाले को छोड़ दें। तो अगर ये चार चार देते हैं तो इसका मतलब है ये पहले दो आखिरी दो भी नहीं इतने इम्पोर्टेंट, और ये वाले भी पहले दो भी, तो इनको आप रहने दें। बाकी आपने अगर हमद नात की हुई तो आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दूसरे की चॉइस को करने की, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं वो ये इकबाल की ये गज़ल नज़म दे दें, कोई और भी दे सकते हैं, क्योंकि एक बुक से देंगे तो हमद और नात में से तो एक आएगी ही आएगी, तो हमद और नात कर लें तो आगे आपको कोई नज़म करने की ज़रूरत नहीं है। नज़म और गज़ल में फ़र्क बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 94 में। उसके बाद ये कनाया का भी आपने देख लेना है, इसकी क्या डेफिनेशन है, और बाकी इसका कनाया बैद को छोड़ दें। दिस गज़ल इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया, खुदाए सुखन मीर तकी मीर की ये गज़ल है। तो इसमें आप पहला शेर तो मुश्किल ही है आपको आए, तो यहाँ पे दूसरा ऐदे जवानी रो रो काटा पीरी में ली आँखें मूंद, यानी रात बहुत थे जागे सुबह हुई आराम किया, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ना हक हम मजबूरों में तोमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें हमको बस बदनाम किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ के सफ़ेदो स्याह में दखल उसको इतना, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइदे सीमी वाला भी इंपॉर्टेंट है, आखिरी वाले को स्किप करें। तो ये हिस्सा गज़ल पहले लिखा आना चाहिए था, तो ये मेरी बुक वालों ने पता नहीं क्या कर दिया है, चलें जो भी है। तो यहाँ पे इस गज़ल में मतलब से क्या मुराद है, ये सारे इसके क्वेश्चन आंसर देखने हैं, नहीं है तो आंसर तो मैं दे दूँगा, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन किसी चीज़ की नहीं लेनी। पेपर आसान आएगा, बहुत आसान पेपर आएगा। 100 में से आपने 90+ लेने हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ पे खुदाए सुखन आपको बताया तो था, मीर तकी मीर को कहा जाता है। मीर तकी मीर ने का काम किसने तमाम किया, बीमारी दिल ने। मीर तकी मीर को कौन से ऐद ने रो रो काटा, ऐद जवानी। उसके बाद मीर तकी मीर ने किस ऐद में आंखें मूंद लेने की बात की, पीरी में ली आंखें मूंद। यहाँ पे ये पीरी आएगा इसका आखिरी आंसर। तो आगे चलें तो यहाँ पे ये रदीफ़ है, रदीफ़ और काफ़िया, और ये जो गज़ल है गज़ल, ये इसकी आपने ग्रामर यहाँ पे कर लेनी है। उसके बाद ये कौन सी है, नीचे मजाज़ मरसल ये आ गया है, ये भी पेज नंबर 98 की ग्रामर भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो इसको। उसके बाद ये दूसरी वाली भी दैन पर है, उसके घुमा कैसे कैसे, इसको भी इम्पोर्टेंट ही कह सकते हैं। इसमें ये ज़मीन गुल ज़मीन चमन वाला आ सकता है, और ना गोरे सिकंदर ये इसके साथ ही आएगा अगर आया तो। उसके बाद गमो गुस्सा रंजो अंदरो अरमा ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, बाकी आखिरी को छोड़ दें। कले आते आतिश की है, हैदर अली आतिश की है, और इसमें भी ये आपने देख सकते हैं, ये क्वेश्चंस के आंसर आपने देख लेने हैं। सिर्फ तलमी
तलमी इम्पॉर्टेंट है, एक ग्रामर है, और उसके बाद इस्तारा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मक्ता और मतला भी आपने कर लेनी है। ये आपको शेर मिले हुए हैं, इनको एक बार पढ़ लेना है। शायरी में आपने शेर लाजमी लिखने हैं, और इस गज़ल में आपका गज़ल का नाम नहीं होता, सिर्फ शायर का नाम आपने याद रखना है। जो भी शायर होगा उसका नाम याद रखना है। बाकी ये कोई उम्मीद भर नहीं आती, गालिब की गज़ल है, तो इसमें से कौन सा शेर करें। मौत का एक दिन मुअय्यन है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बाकी इसको छोड़ दें, इस गज़ल को। इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह पे आ जाएं तो ये आपने सारा करना है। सरगर्मी में गालिब के अशार याद करने हैं, इसको तो छोड़ दें। बाकी आपने चौथी वाली गज़ल देख लेनी है, लगता नहीं है मेरा उजड़े दिल उजड़े दयार में, तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो बुलबुल को बागबान से ना से याद से गिला, बहुत इंपॉर्टेंट गज़ल है, इसको आपने स्किप नहीं करना। और इन हसरतों से कह दो, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ज़िंदगी के दिन ख़त्म हुए शाम हो गई, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इससे एक इंशाअल्लाह कल आएगा, ये बहुत अच्छी और उदास गज़ल है। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं इसके ये बादशाह होने के, ये सारी चीज़ें देख के आपने और इसको देख लेना है। तो उम्मीद है चीज़ें क्लियर हो गई होंगी काफ़ी हद तक। तो बाकी जो नहीं क्लियर हुई वो मैं आपको बता दूंगा। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।